गुजरात के पाटन में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया। कहीं कहीं तो लोगों की गले तक पानी भरा हुआ नजर आया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई। इतना ही नहीं, बारिश का पानी घरों में भी घुस गया। एक मकान के सभी कमरों में घुटने तक पानी देखा गया। ऐसी ही तस्वीरें कई मकानों में देखने को मिली। हालात बिगड़ने के बाद एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक चलती कार में आग लगने के बाद उसमें सवार 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई। कार की अगली सीट के नीचे से अचानक आग की लपटें उठती देखकर ड्राइवर ने कार बीच सड़क पर ही रोक दी, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए कार को जलने से बचा लिया। बताया गया कि पुलिस ने कार में सवार लोगों को भी जल्दी से नीचे उतारा और फिर आग बुझाने में जुट गए। उन्होंने आसपास की दुकानों और मकानों से पानी लाकर आग बुझाई। इसके बाद उन्होंने कार को धक्का देकर उसे सड़क के किनारे पहुंचाया ताकि बीच सड़क पर उस कार की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी न हो। जापान की राजधानी टोक्यो में कुछ लोगों ने हांगकांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हांगकांग को आजाद करवाने की मांग करते हुए एक रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए और अपने मोबाइल फोन की लाइटें जलाकर उन्होंने चीन का विरोध किया। कोरोना की वजह से एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। इन पोस्टरों के जरिए उन्होंने हांगकांग का समर्थन किया और साथ ही नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग में जारी तनाव को दुनिया के लिए संकट बताया। इसके अलावा उन्होंने इस मुद्दे पर जापान सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। सुशांत केस में 2 दिन की जांच के बाद आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी में है। सीबीआई ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली है। इससे पहले सीबीआई ने सुशांत के घर पर जांच की। पहले सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट के मालिक संजय लालवानी से पूछताछ की और सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत की मौजूदगी में एक बार फिर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ कर सकती है। आज सीबीआई ने पूरी तैयारी कर रखी है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ करने के लिए और इसकी जमीन भी सीबीआई ने तैयार की है। पिछले 3 दिनों में सीबीआई ने जिस तरह से इसी गेस्ट हाउस में, जो कि डीआरडीओ और एयरफोर्स का गेस्ट हाउस है जहां पर सीबीआई ठहरी हुई है, यहीं पर सुशांत के करीबी दोस्तों और उनके करीबी स्टाफ से लगातार घंटों पूछताछ की है। और इतना ही नहीं, सुशांत का जो घर है वो वहां पर इन तीनों को, कुक नीरज सिंह, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को लेकर घर पर गई थी कल। और कल उन्होंने दोबारा से पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया था और उसे शूट किया था। महत्वपूर्ण चीज ये है क्योंकि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ साथ सैमुअल मिरांडा, जो कि रिया के काफी करीबी बताए जाते हैं, इन चारों से पूछताछ के लिए तमाम सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती से इस बात की पूछताछ हो सकती है कि 8 जून को ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, सवाल ये भी होंगे कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी, उनका अकाउंट हैंडल करती थी। ये तमाम सवालात होंगे और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवालात जो होंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ उनका रिश्ता कैसा था और क्या सुशांत सिंह राजपूत वाकई डिप्रेशन में थे, और डिप्रेशन में थे तो और 8 जून को जब उन्हें छोड़ के गई तो उनके परिवार को इन्फॉर्म उन्होंने क्यों नहीं किया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुई झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में हुई झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के देवास में 2 दिनों के अंदर 5 अलग अलग जगहों पर चोरी की घटनाओं से हरकत में आई पुलिस ने कई चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। यूपी की गोंडा में भिखारीपुर सकरौर बांध का कटान रोकने के लिए इलाके के लोगों ने रामायण पाठ का आयोजन किया। यूपी के आगरा में एक आदमी का वहां खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बताया गया कि प्रॉपर्टी विवाद से गुस्साए आदमी ने दूसरे पक्ष की कार तोड़ दी। यूरोपीय देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में लाखों लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद से ही वहां प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी मुद्दे पर राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए सभी इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में कई पोस्टर और कई बैनर लेकर लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे और देश में दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। उन्होंने हाल ही में प्रदर्शन के समय पुलिस की हिंसक कार्रवाई की घटना पर भी आपत्ति जाहिर की। Очень обидно за все, что творили с людьми, за то, как несправедливо к ним применяли насилие. हजारों लोग अपने देश के झंडे के साथ भी दिखाई दिए। इस बीच पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे ताकि प्रदर्शन के समय कोई हंगामा न हो। वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कंटीले तार भी लगा रखे थे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में नदियों पर बनाए गए बांस के कई पुल पानी में बह गए, जिससे करीब 50 गांव के लोगों का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया। वहां तेज बारिश की वजह से इलाके की कई नदियां उफान पर हैं। उनमें झूमी नदी भी है, जिस पर बांस और लकड़ी के बने कई पुल पानी में समा गए। मेदिनीपुर के मनसुखा से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग बांस के बने एक पुल पर खड़े दिखे, जबकि कई लोग नदी के दोनों किनारों पर थे। नदी में पानी का तेज बहाव था, पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में बह चुका था। लोग दहशत से भरे थे, लोगों को पुल के टूटने का अंदेशा था और फिर वही हुआ। देखते ही देखते बांस और लकड़ी की मदद से बनाया गया करीब 50 मीटर लंबे पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी की लहरों के साथ बह गया। इतना ही नहीं, मेदिनीपुर के ही एक दूसरे इलाके डोमघाट में भी ऐसा ही हादसा पेश आया। वहां से आई तस्वीरों में भी एक पुल के कंसावती नदी के पानी में बहने का बिल्कुल वैसा ही मंजर दिखा जैसा पहले वाले पुल के साथ हुआ। बांस का बना पुल पानी की तेज लहरों को झेल नहीं पाया और टूटकर धीरे धीरे नदी में समा गया। किनारे पर खड़े लोग कुछ दूर तक पुल को पानी में बहते हुए देखते नजर आए। चीन के सिचुआन प्रांत से दिल दहला देने वाला एक हादसे की तस्वीरें सामने आई। वहां एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग धंसने से 21 गाड़ियां गहरे गड्ढे में समा गईं। हालांकि घटना से चंद मिनट पहले तक सब सामान्य नजर आया, मगर अगले ही पल अच्छा खासा दिख रहा पत्थरों से बना फर्श अचानक धंस गया और पार्किंग में खड़ी 21 गाड़ियों को निगल गया। इमारत के पिलर के किनारे तक पार्किंग जमींदोज हो गई। लेकिन ये एक खतरनाक हादसे का महज एक ट्रेलर साबित होता, क्योंकि अगर खंभों के नीचे की जमीन पर जरा सी भी आंच आती तो पूरी इमारत ढेर हो जाती। सुबह इस घटना की सामने आई तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ साफ नजर आया। रात को हुए गड्ढे ने तालाब की शक्ल ले ली। उसमें फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई। साथ वाली सड़क पर भी बीचों बीच मोटी दरार दिखी। बताया गया कि हादसे में 500 वर्ग मीटर का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद गड्ढे के पास बैरियर लगाकर सड़क का एक हिस्सा बंद कर दिया गया। राजस्थान में कई जिलों में भारी बारिश और नदियों में उफान की वजह से कुछ गाड़ियां पानी में बह गई। वहां तेज बारिश और बाढ़ की वजह से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, जिसका एक डरा देने वाला वीडियो बांसवाड़ा से आया, जिसमें एक पुल के ऊपर से बह रहे नदी के पानी में ट्रक बह गया। ट्रक का ड्राइवर पानी की तेज लहरों के बीच ट्रक को तेजी से निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी तेज बहाव के बीच ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक देखते ही देखते नदी में समा गया। पानी में गिरने के बाद ट्रक का पता तक नहीं चला, जबकि ड्राइवर और उसका एक साथी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। इसके बाद दोनों किनारे पहुंचने के लिए पानी में तैरते दिखे। डूंगरपुर से भी एक ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक भारी भरकम क्रेन भी उफनती नदी के सामने नहीं टिक पाई और देखते ही देखते नदी में बह गई। ये क्रेन वहां बन रहे एक पुल के काम में लगी थी और अचानक नदी का बहाव तेज होने की वजह से वो बह गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त क्रेन में ड्राइवर समेत कई दूसरे मजदूर भी थे। ताइवान की राजधानी ताइपे में कोरोना संकट के बीच एक रोबोट शो शुरू हो गया। महामारी की वजह से दुनिया भर में रोबोट्स की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में रोबोट शो में ज्यादातर ऐसे रोबोट्स की झलक देखने को मिली जो फैक्ट्रियों में मजदूरों की जगह ले सके। जिनमें ये रोबोट तो कमाल का दिखा। ये स्मार्ट रोबोट कांच की दीवार पर उल्टा लिखता हुआ नजर आया। इसकी सुंदर लिखावट देखकर रोबोट शो में पहुंचे लोग भी दंग रह गए। वहीं एक दूसरा रोबोट चीजें बीनता हुआ दिखा। अलग अलग तरह के कई रोबोट फुर्ती से काम करते और इधर उधर मंडराते नजर आए। 4 दिनों तक चलने वाले इस रोबोट शो में 750 से भी ज्यादा कंपनियों ने अपने रोबोट्स की प्रदर्शनी लगाई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में लगे दमकल कर्मियों को मौसम के बदलने से बड़ी राहत मिली। इस आग ने करीब 2700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जलाकर राख कर दिया है। लेकिन अब इसे बुझाने का काम तेज कर दिया गया है, क्योंकि वहां गर्म हवाएं चलनी बंद हो गई। सामने आई तस्वीरों में कुछ दमकल कर्मी जंगलों में घुसकर पिछले कई हफ्तों से धधक रहे जंगलों पर पानी की बौछार करते दिखे। इस आग ने जंगलों के साथ ही उसके आसपास के कई रिहायशी इलाकों को भी राख के ढेर में बदल दिया। कई मकान, सामान और गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई।
हर तरफ सिर्फ तबाही के मंजर दिखाई दिए। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वहाँ फायर ब्रिगेड की कई टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आई। Strike team is assigned up here to assist the citizens in the area and वहाँ की सरकार ने जंगल में फैल रही आग के लिए गर्म हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं को जिम्मेदार बताया था, लेकिन अब जब मौसम ने करवट ली है तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। उत्तराखंड के खटीमा में कोरोना के रैपिड टेस्ट पर सवाल उठे। उत्तराखंड के खटीमा में व्यापारियों ने कोरोना के लिए होने वाले रैपिड टेस्ट पर सवाल उठाए और इस टेस्ट को करवाने से इनकार कर दिया। यूपी के बलिया में एक मगरमच्छ के गांव में घुसने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि गांव के कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर घाघरा नदी में छोड़ा। बिहार के औरंगाबाद में अद्री नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव से टूट गया, जिसके बाद कई गांव के लोगों को आने जाने में मुश्किलें बढ़ गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ का हिस्सा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। हालांकि हादसे से पहले ही वहां तैनात अधिकारियों ने गाड़ियों को रोक दिया, जिससे मलबे की चपेट में कोई नहीं आया। झारखंड के दुमका में मौत के बाद एक बुजुर्ग की धूमधाम से अंतिम विदाई हुई। बताया गया कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसके रिश्तेदारों ने ऐसा किया और बुजुर्ग की पार्थिव शरीर को फूलों से सजाकर नाचते गाते शव यात्रा में निकल पड़े। इस तरह से अंतिम विदाई देने में उनके परिजनों के साथ गांव वाले भी शामिल हुए। खासकर महिलाएं जो अक्सर शव यात्रा में शामिल नहीं होती हैं, वो भी बुजुर्ग की अंतिम यात्रा में ढोल मजीरे की थाप पर डांस करती दिखी। शव यात्रा में महिलाएं आगे आगे चल रही थी, जबकि गांव के बाकी लोग उनके पीछे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उत्सव का माहौल हो। बुजुर्ग की अंतिम यात्रा को उसके घर से निकालकर पूरे गांव में पहले घुमाया गया, इसके बाद शमशान घाट पर ले जाया गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक आपदा के वक्त खोज और बचाव अभियान जैसे बड़े काम के लिए एक कीड़े जितना छोटा रोबोट बनाया। दावा है कि इस रोबोट का आकार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये उन इलाकों में भी घुस सकता है जहां इंसान के लिए पहुंचना नामुमकिन है। कीड़े की तरह दिखने वाले इस रोबोट का वजन महज 88 मिलीग्राम यानी चावल के 3 दानों जितना है, लेकिन इसके साइज पर मत जाइए। ये अपने वजन से 2.5 गुना से भी ज्यादा वजन उठा सकता है, वो भी 2 घंटों तक। ये चढ़ाई भी कर सकता है। आमतौर पर रोबोट बैटरी से चलते हैं और इसलिए भारी भरकम और बड़े होते हैं, लेकिन इस रोबोट को ताकत मिलती है मेथनॉल केमिकल से। दावा है कि ये रोबोट दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के रोबोट्स में एक है। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में एक बार फिर माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिससे इलाके के लोग दहशत से भर गए। 15 दिनों के अंदर वहां तीसरी बार ये ज्वालामुखी फटा, जिससे इलाके के लोग दहल उठे। इस विस्फोट के बाद आसमान में लगभग 1500 मीटर तक राख का गुबार फैल गया। ज्वालामुखी से निकलने वाले मलबे से आसपास के इलाके ढक गए। सामने आई एक तस्वीर में इलाके के मकान, खेत और गाड़ियां सब राख से लिपटी हुई नजर आईं। सड़कों पर भी ज्वालामुखी से निकलने वाली राख की मोटी परत बिछ गई। घटना की कुछ देर बाद ही राहत और बचाव का काम भी शुरू किया गया। सड़कों को साफ करने के लिए कई गाड़ियों को लगाया गया, जबकि कुछ लोग राख की परत को हटाने के लिए फसलों पर मशीनों से पानी का छिड़काव करते दिखे। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को ज्वालामुखी के केंद्र से 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने की चेतावनी जारी कर दी। उत्तराखंड के नैनीताल में गुलदार ने एक घर में घुसकर कुत्ते पर हमला किया। बताया गया कि एक महीने में गुलदार का ये तीसरा हमला था, जिसमें उसने घर में घुसकर एक कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश की। इस घटना की तस्वीर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो गुलदार सीढ़ियों की मदद से एक घर की छत पर चढ़ गया और कुत्ते को दबोचने के लिए दौड़ दिया, लेकिन कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ घर में घुस गया। गुलदार की भनक लगते ही घर के लोग उसे भगाने के लिए घर के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन शिकार के इंतजार में छिपकर बैठा गुलदार एक बार फिर कुत्ते पर हमले की नीयत से सामने आया, लेकिन कामयाब ना हो सका। एक तरफ भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मसालों से लेकर मिसाइल तक के लिए चीन पर निर्भर है। ये निर्भरता अब पाकिस्तान की बर्बादी और गुलामी का सबब बनती जा रही है। भारत के सामने खुद को मजबूत बनाने के लिए इमरान खान और उनके मंत्री इतने गिरते जा रहे हैं कि अपने ही देश को चीन के हाथों बेच दिया।
से हवा में हमला करने वाली मिसाइल। दुश्मन के चीथड़े उड़ा देने वाला टैंक। उड़ते विमानों को गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम। दुश्मन के खेमे में हलचल मचा देने वाला रॉकेट लॉन्चर। ये वो हथियार हैं जिन्हें पाने के लिए पाकिस्तान परेशान है। इमरान खान इसके लिए अपने देश को चीन के हाथों गिरवी तक रखने से नहीं हिचके। फिलहाल इमरान खान के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। वो बस यही सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे हथियार पाकिस्तान के जखीरे में शामिल हो जाएं, जिसके दम पर वो भारत को चुनौती दे सकें। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ एक बेहद अहम समझौता किया, जिसके तहत पाकिस्तान की जमीनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन सबसे पहले उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन देगा और फिर उसके बाद आसमानी ताकत बढ़ाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम देगा, मिसाइल देगा। वैसे तो पाकिस्तान के पास ये हथियार पहले से मौजूद हैं, लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में अब वो पुराने लगने लगे हैं। हवाई ताकत में हिंदुस्तान की ताकत की कोई सानी नहीं है। रफाल विमानों के मिलने के बाद से इसकी ताकत में और इजाफा हुआ है। बात केवल रफाल की ही नहीं है। सुखोई, जगुआर और मिराज पहले भी पाकिस्तान का पसीना निकाल चुके हैं और पाकिस्तान की हवाई सेना इस मामले में पूरी तरह फिसलती है। लिहाजा पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए चीन से डील की है। पाकिस्तान ने जमीन से हवा में मार करने वाली QW-18 सैम मिसाइल सिस्टम लिया है। पाकिस्तान ये सिस्टम केवल भारत के हवाई ताकत की डर से खरीद रहा है। अभी तक पाकिस्तान को कुल 1391 QW-18 सैम मिसाइल सिस्टम मिल चुके हैं। वहीं चीन से पाकिस्तान को 3 FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम भी मिला है। जो 3 FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने चीन से खरीदा है, इनकी मिसाइल की मारक क्षमता 15 किलोमीटर है। इसका रडार 25 किलोमीटर की दूरी से भी मिसाइल और विमान की हरकत को कैच कर सकता है। मौसम कोई भी हो, FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम हर मौसम में कारगर है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने कुछ समय पहले ही तैयार किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से FD-2000 रॉकेट लॉन्चर भी खरीदा है, जिसके जरिए शक्तिशाली HQ-9 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसकी रेंज 125 किलोमीटर तक होती है। ये बहुत ही महंगा सिस्टम है, लेकिन इमरान खान इसे पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। इसकी वजह यह है कि FD-2000 लॉन्चर इतना महंगा है कि अगर पाकिस्तान चीन से इसको खरीदता है तो 2035 तक वो चीन से एक गोली तक खरीद नहीं सकता। वो हालत भी पाकिस्तान की नहीं होगी और ये बात चीन उसे साफ भी कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इस लॉन्चर को खरीदने के लिए बेहद बेताब है। दरअसल पाकिस्तान जो है वो भारत से इस कदर डरा हुआ है कि वो हर कीमत के हथियार खरीद लेना चाहता है, जिसकी खरीदने की औकात भी पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की सेना को चीन ने 3 Z-10 हेलीकॉप्टर भी ट्रायल के लिए दिए हैं। Z-10 हल्के वजन का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे चीन की सेना पहले से ही इस्तेमाल करती रही है। यानी आने वाले दिनों में Z-10 हेलीकॉप्टर का जखीरा पाकिस्तान में भी नजर आ सकता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इन चाइनीज हथियारों के लिए पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता को ही दांव पर लगा दिया। एक तरफ CPEC के नाम पर शी जिनपिंग
पाकिस्तान की जमीन हड़पते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने हथियार देकर चीन पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति पर भी लाल मोहर लगाता जा रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी गुलामी के लिए जंजीर खुद तैयार कर रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश मुसीबत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। इन्हीं में मध्य प्रदेश का राजगढ़ भी शामिल है, जहां भारी बारिश के बाद मोहनपुरा डैम के गेट खोल दिए गए। डैम के 17 में से 12 गेट खोले जाने के बाद राजगढ़ की नेवज नदी उफान पर है, जिसके बाद कई इलाके बाढ़ में डूब गए। कई जगह सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद सुरवानिया बांध के 10 गेट खोल दिए गए। भारी बारिश की वजह से राज्य के नदी नाले उफान पर है। बांध भी लबालब भर चुके हैं, जिसके बाद सुरवानिया बांध के गेट खोले गए। इतना ही नहीं, माही बांध के भी 12 गेट खोले गए। तो एमपी और राजस्थान में बांध लबालब है। मोहनपुरा डैम की तस्वीरें आप देखिए। दूसरी तस्वीर राजस्थान में बांसवाड़ा की है, जहां पर सुरवानिया डैम है और डैम के गेट खोले गए, जिसके बाद पानी का फ्लो काफी ज्यादा हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, पानी वहां पर ओवरफ्लो कर रहा था। लगातार हुई बारिश के बाद ये हालात हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात अब और बिगड़ने लगे हैं। शिवना नदी उफान पर है, जिसका पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। यही नहीं, मंदिर में विराजमान शिव की 7 फीट की मूर्ति आधी पानी में डूब गई, जिसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर को बंद किया गया। हालांकि मान्यता है कि नदी का पानी शिव का अभिषेक करता है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मंदसौर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और शिवना नदी का उफान अब पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया है। 7 फीट ऊंची प्रतिमा पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। नीचे के 4 मुख पूरी तरह से डूब चुके हैं और ऊपर का आधा भाग खाली है। मंदिर का परिसर जो है पूरी तरह से जलमग्न है। आप देख सकते हैं कि पहले आपको पशुपतिनाथ दिखाते हैं। पशुपतिनाथ भगवान महादेव जो अष्टमुखी है, उसके 4 मुख जो है पूरी तरह से डूब चुके हैं। आधी मूर्ति डूब चुकी है। पूरे शिवना की बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका है और ऐसी मान्यता हमेशा से रही है कि शिवना नदी भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारती है और लगातार ये जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का पूरा परिसर है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो है वो प्रवेश बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से मंदिर सील कर दिया गया है। किसी का भी यहाँ पर प्रवेश वर्जित नहीं है। गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कच्छ भी इनमें एक है, जहां भारी बारिश के बाद सफेद नमक का रेगिस्तान समुद्र बन चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है। रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद लहरें उठ रही हैं। पिछले कई दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेगिस्तान भी बाढ़ की चपेट में आ गया। तो कच्छ गुजरात की तस्वीरें आप देखिए। रेगिस्तान में पानी का फ्लो काफी ज्यादा है। ये हालात है वहां पर भारी बारिश के बाद। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के बाद नमक के रेगिस्तान पर भी बाढ़ के हालात हैं। कच्छ में भारी बारिश हुई है और कच्छ का रेगिस्तान इस वक्त पानी में डूब चुका है। भारी बारिश के बाद यहाँ पर लहरें उठ रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद सफेद नमक का रेगिस्तान समुद्र बन चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां भी नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अमेरिका में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दे दी। नेपाल के पीएम ओली और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड के बीच सुलह करवाने के लिए बनाई गई समिति ने दोनों को विवाद कम करने के लिए सुझाव दिए। कैंसर से पीड़ित संजय दत्त के ठीक होने की प्रार्थना करते हुए काम्या पंजाबी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अखंड ज्योत जलाई। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पिता के 70वें जन्मदिन के मौके पर एक वीडियो शेयर कर उन्हें याद किया। यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर है। मथुरा में भी यमुना नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई मंदिर डूबने लगे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भी यूपी की नदियां उफान पर आ गई हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों पर हो रही लगातार बारिश के बाद अब प्रदेश में नदियां
उफान पर हैं और अभी तक की अगर हम बात करें तो यमुना का जलस्तर काफ़ी कम था, लेकिन वर्तमान हालात अगर यमुना के जलस्तर की बात करें तो यमुना का जलस्तर लगातार वृद्धि हो रही है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से, चेतावनी के निशान से महज 40 सेंटीमीटर नीचे है। और इस समय हम यमुना में हैं और यमुना में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का जल है वो हिलोरे ले रहा है। साथ ही इस जल ने जो यमुना के घाट थे उनको अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। साथ ही जो घाट के नीचे मंदिर थे उनको अपनी पूरी तरीके से चपेट में ले लिया है और यमुना का जल उनमें प्रवेश कर गया है। धीरे धीरे यमुना के जल में वृद्धि हो रही है और यह जल वृद्धि अब जो निचले इलाके हैं उन लोगों के लिए एक मुसीबत बन सकता है। 2020 में होने वाला टोक्यो ओलंपिक टाल दिया गया, जो अब अगले साल होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा है कि इसके बावजूद टोक्यो में आतिशबाजी की गई। ये आतिशबाजी इतनी शानदार थी कि देखने वाले दंग रह गए। शानदार आतिशबाजी, बेहतरीन नजारा, अद्भुत, अनोखा और हैरान कर देने वाला दृश्य। इस जबरदस्त आतिशबाजी की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि यह आतिशबाजी जापान की राजधानी टोक्यो में की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक कोरोना वायरस की वजह से रद्द हो गया, लेकिन आतिशबाजी और पटाखों को 2021 तक बचाया नहीं जा सकता था, जिसके बाद वो आतिशबाजी माउंट फूजी पर कर दी गई। ओलंपिक आतिशबाजी का आनंद लें। सही बात है भाई, अब बचे हुए पटाखों का कोई क्या करता। 16 अगस्त को किए गए पोस्ट को 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी टाइमलाइन पर शेयर किया है, लेकिन क्या यही पूरा सच है? वायरल वीडियो जापान का ही है। इस बात के क्या सबूत हैं कि आतिशबाजी ओलंपिक वाली ही है? आतिशबाजी माउंट फूजी के सामने ही की गई है। वायरल पोस्ट में जिस माउंट फूजी की बात की गई है वो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन क्या वायरल वीडियो में भी माउंट फूजी ही है? वीडियो में जब आतिशबाजी नहीं हो रही है तो एक पहाड़ तो दिख रहा है, लेकिन इसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि ये जापान का माउंट फूजी ही है। एक और बात, वायरल वीडियो में जब आतिशबाजी हो रही है तब उसमें से धुआं ही नहीं निकल रहा। दूसरी तरफ साल 2008 बीजिंग ओलंपिक की आतिशबाजी में धुआं साफ साफ देखा जा सकता है। पड़ताल के दौरान ऐसे कई सवाल हमारे सामने आए। हमने इसकी विस्तार से पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें यही वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला, लेकिन यह वीडियो इस साल का नहीं है। यह वीडियो तो आज से 5 साल पहले 1 दिसंबर 2015 को अपलोड किया गया है। वीडियो भी वायरल वीडियो से थोड़ा बड़ा है। इसका यह मतलब हुआ कि वायरल वीडियो इसी में से एडिट करके बनाया गया है। YouTube पर वीडियो के बारे में लिखा गया है, FWSIM माउंट फूजी सिंक्रोनाइज्ड आतिशबाजी शो 2। YouTube वीडियो में जिस FWSIM की बात की गई है वो क्या है? हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। इस दौरान हमें FWSIM की वेबसाइट का भी पता लगा। इस वेबसाइट पर कोई भी अपनी पसंद की आतिशबाजी का वीडियो बना सकता है। अपनी आतिशबाजी में अलग अलग तरह की आवाजें लगाकर उसे असली दिखाया जा सकता है। इस वेबसाइट से बनाए गए वर्चुअल फायरवर्क्स YouTube पर भी मौजूद हैं। लोगों ने अपने अपने तरीके से आतिशबाजी की है और इसी तरीके से बनाए तमाम वीडियो YouTube पर मौजूद हैं।
एक भारतीय यूजर ने लाल किले के सामने वर्चुअल आतिशबाजी की है, बिल्कुल असली जैसी। पड़ताल के दौरान हमें द जापान टाइम्स का एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा गया है कि ओलंपिक के एक साल पहले 24 जुलाई को जापान के कुछ हिस्सों में आतिशबाजी की गई है। हमें उसका वीडियो भी मिला जो वायरल वीडियो से बिल्कुल अलग है। साफ है, जुलाई में जापान के कुछ हिस्सों में आतिशबाजी तो हुई है, लेकिन वायरल वीडियो न तो हाल फिलहाल का है, न ही किसी असली आतिशबाजी का है। इसे एक वेबसाइट की मदद से बनाया गया है। मुंबई के पास थाने में एक बर्नल कंपनी में आग लग गई, जिसके बाद वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग काफी भयंकर थी, दूर से ही लपटें दिख रही थी। दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। तो बर्नल फैक्ट्री में ये आग लगी महाराष्ट्र के थाने में और दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। आग काफी भीषण थी, आप देख सकते हैं हर तरफ लपटें नजर आ रही हैं और बीच बीच में वहां पर दमकल की गाड़ियों ने पानी की बौछार की, लेकिन काफी भीषण ये आग थी। ऐसे में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने में। राजस्थान के कोटा में एसडीआरएफ की टीम ने 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। ये सभी कोटा के गेपरनाथ महादेव के पास पिकनिक मनाने गए हुए थे, लेकिन वहां वो झरने में फंसे, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद 5 लड़कों को निकाल लिया। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों की मदद से पहले 300 फीट नीचे झरने में उतरी और सभी को बाहर निकाल लिया। ये सभी लड़के झरने के पास एक चट्टान पर बैठे हुए थे। राजस्थान के अलवर में एक मकान की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को मकान के मलबे से निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जिसकी हालत गंभीर है। बताया गया कि ये रात के वक्त पूरा परिवार सो रहा था कि अचानक मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में 5 लोग दब गए। जानकारी मिलने के बाद गांव वाले वहां पहुंचे और मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे। इस बीच वहां पुलिस भी पहुंच गई और लोगों की मदद से मलबे से 5 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के पास नोएडा एक्सटेंशन के शाहबेरी गांव में हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाले कई बिल्डरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 बिल्डरों की 2 करोड़ की चल और अचल संपत्ति कुर्क कर ली। इनमें 8 गाड़ियां भी शामिल हैं। पुलिस ने एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की है। आज थाना बिसरक द्वारा शाहबेरी प्रखंड के अंदर करीबन 2 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में अटैच किया गया है। इनके ऊपर इन अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था। इनकी 8 लग्जरी गाड़ियां और 2 टू व्हीलर जिनकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, इसको आज गैंगस्टर एक्ट में अटैच किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जल्द खत्म की जाएगी। कुदरत सचमुच कितनी बेरहम हो सकती है, ये देश में सैलाब के हालात साफ बताते हैं। अब हम आपको दिल्ली से करीब 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका की कैलिफोर्निया ले चलते हैं, जहां जंगलों में फैली आग ने विकराल रूप अख्तियार कर रखा है। जंगलों में ये आग कितनी विकराल रूप से फैली हुई है कि अब तक सैकड़ों घर इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि लाखों हेक्टेयर जंगल भी जलकर खाक हो चुके हैं। अमेरिका पर टूटा कुदरत का कहर। कैलिफोर्निया में तबाही की आग। वज्रपात से कांप उठे कई शहर। 72 घंटे में 11,000 बार गिरी बिजली। आसमान को छूता धुएं का गुबार। आग की लपटों से घिरे जंगल। बदहवास लोग। ये तस्वीरें कुदरत के उस कहर की हैं, जिस कहर ने इस वक्त
अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया को अपने शिकंजे में कस रखा है। हजारों लाखों एकड़ जंगल अब तक इस आग की भेंट चढ़ चुका है। हर तरफ अग्नि तांडव का ऐसा मंजर है कि देखकर दिल दहल उठे। आसमानी आफत ने यहां इस कदर तबाही मचाई है कि हर तरफ बस आग और उससे हुई तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि फायर फाइटर्स की पूरी टीम इस आग से प्रभावित इलाके को खाली कराने में जुटी हुई है। So our strike team is assigned up here to assist the citizens in the area and assigned to do structure protection. And so we're up here trying to identify any hot spots that we can see and that we can safely reach and just do our best that we can do to keep the homes preserved in the area. बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया पर टूटी ये आफत उस वज्रपात का नतीजा है जिसने 72 घंटे में कैलिफोर्निया के अलग-अलग इलाकों पर कई बार हमले किए। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि महज 72 घंटे के भीतर 11,000 से ज्यादा बार इस इलाके पर आकाशीय बिजली गिरी और इसी आकाशीय बिजली की वजह से ये जंगल आग की आगोश में समा गए। राज्य में पिछले 72 घंटे में 11,000 बार वज्रपात होने की वजह से 367 जगहों पर आग लगने की खबर है। राहत बचाव कार्य जारी है और इस आग को काबू करने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं। आसमान को छूती इन लपटों की वजह से अब तक सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं, जबकि हजारों लाखों हेक्टेयर जंगल इस आग की जद में आकर खाक हो चुका है। कैलिफोर्निया के गवर्नर की माने तो इस तरह से आग के बाद तबाही और बर्बादी की तस्वीरें उन्होंने पहली बार देखी हैं। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं जहां आग की वजह से हालात इतने विकराल हो गए हैं। हमने कई सालों तक ऐसा नहीं देखा है। दमकल की 375 गाड़ियां राज्य के बाहर से मंगाई गई हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया में इस अग्नि तांडव की वजह से 50 से ज्यादा इमारतों को भारी नुकसान पहुंच चुका है, जबकि हजारों की संख्या में लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। जंगल की आग ने उत्तरी कैलिफोर्निया के वैकविल शहर के पास भी भारी तबाही मचाई है। दावा किया जा रहा है कि यहां करीब 19,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस आग की वजह से तबाह हो चुकी है। इस आग के भयावह रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस आग का धुआं सैन फ्रांसिस्को तक फैल गया है। तेजी से फैल रही आग की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एंग्विन और डियर पार्क जैसे इलाकों से हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। असल में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस वक्त जंगलों में जो आग लगी है, ये घटना कोई नई नहीं है। ऐसी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं और लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस बार 585 जगहों पर बिजली गिरने की वजह से ये आग लगी है, जो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में 2 हिस्सों में लगी इस प्रचंड आग ने आकार के आधार पर पुराने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी इस आग की वजह से 10 लाख एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट का आंकलन है कि इस आग ने 4,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। इस आग की वजह से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है, जबकि 700 से ज्यादा घर और दूसरी इमारतें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया के इस अग्निकांड ने हजारों लोगों की जिंदगी को एक झटके में दरबदर कर दिया है। ये आग कब काबू में आएगी, ये भी अभी तक एक सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम विभाग ने फिर से आग लगने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल इस मिशन में जुटे फायर फाइटर्स लगातार बोइंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं। जंगल में फैली इस आग की चेन को तोड़ने के लिए फायर फाइटर्स की एक बड़ी टीम दिन रात उन इलाकों में आग बुझाने का काम कर रही है जहां से सबसे ज्यादा आग फैलने का खतरा बना हुआ है। गुजरात के पाटन में जोरदार बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया। हालात ये हो गए कि लोगों का सामान पानी में तैरता दिखाई दिया।
पाटन में 2 घंटे में करीब 5 इंच बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों में कमर तक पानी भर गया, जिसमें लोग रहने को मजबूर हो गए। सड़कें भी पानी में डूब गई। लोगों का सामान भी बारिश के पानी में खराब हो गया, जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने की समस्या भी हो गई। साथ ही साफ पानी भी नहीं मिल पाया। 5 इंच बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पाटन के हाल बेहाल हो गए हैं। कई जगह ऐसी है जहां पूरी की पूरी पानी में बह गई है। तो कई हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो दत्तात्रेय सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के अंदर 2 फीट से लेकर 4 फीट तक पानी घरों के अंदर घुस गए। देखने वाली बात यह है कि आज जैसे ये 5 इंच बारिश आई है और ऐसे हाल है, तो आने वाले दिनों में और भी बारिश आएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। तो आने वाले टाइम पे क्या हालत होगी वो भी एक देखने वाली बात है। ये कैसे हाल हुआ? ये सुबह 11 बजे तक बारिश चालू हुआ है, शाम को 4 बजे तक बारिश हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पूरे घर में 5 फुट पानी भर गया है। हमारा टीवी, फ्रिज, हमारा अनाज बिगड़ गया है। हमारा बाल बच्चे भी अभी सोए नहीं, खाया हुआ नहीं है। और नगर पालिका के ऑफिसर भी हमारे सोसाइटी में देखने भी नहीं आ रहे कि क्या हाल है क्या नहीं है। बस रखा भी बोलते हैं, कब जैसा कब करते भी नहीं है, कुछ काम करते नहीं हमारे लिए। पाकिस्तान सरकार ने इलाज के लिए लंदन गए पूर्व पीएम नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही ब्रिटेन सरकार से नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण की मांग की है। नवाज शरीफ इन दिनों इलाज के लिए फिलहाल लंदन में हैं। पाकिस्तान में जवाबदेही और आंतरिक मामलों में पीएम के सलाहकार शहजाद अकबर ने बताया कि नवाज शरीफ की चिकित्सा आधार पर 4 हफ्ते की जमानत पिछले साल दिसंबर में खत्म हो गई थी, लेकिन जमानत का समय सीमा खत्म होने के बाद भी वो नहीं लौटे। इसलिए अब सरकार उन्हें भगोड़ा मान रही है और उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार को एक अनुरोध भी किया गया है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल की अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसमें एक बैल फंस गया। जैसे ही इसकी जानकारी एसडीआरएफ की टीम को मिली, फौरन बैल को बाढ़ से निकालने की कोशिश शुरू की गई। पहले तो 2 जवान रस्सी के सहारे बैल तक पहुंचे, फिर उसे रस्सी की मदद से बाहर निकाला। बताया गया कि बैल नदी और दीवार के बीच फंस गया था, जिसने वहां से निकलने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि बाद में एसडीआरएफ की टीम ने बैल का रेस्क्यू कर लिया। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़कों से शादी करवाए जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में एक मामला सिंध प्रांत से सामने आया, जहां हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर पहले से शादीशुदा आदमी से निकाह करवा दिया गया। इस पूरे मामले में एक सूफी धर्मस्थल की अहम भूमिका रही। इतना ही नहीं, लड़कियों को अगवा करने वालों के खिलाफ यहाँ की पुलिस ने केस भी दर्ज नहीं किया, बल्कि शिकायत करने पहुंचे लोगों को पुलिस ने थाने से भगा दिया। हमारे देश में नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक नोट की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें महात्मा गांधी नहीं भगवान राम की तस्वीर है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा बताया जा रहा है। 1, 5 और 10 की नोटों पर कुछ अलग दिख रहा है आपको? जहां करेंसी का नाम लिखा होता है, वहां राम लिखा है। ये देखिए, 10 राम। और तो और देश का नाम भी नहीं लिखा गया। देश के नाम की जगह लिखा है विश्व शांति राष्ट्र। ये कहां है? 3 अलग अलग रंग के नोट, और इन्हें ही सोशल मीडिया पर दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बताया जा रहा है। इस नोट को सबसे महंगी करेंसी क्यों कहा जा रहा है? यह मुद्रा कहां चलती है? इन सभी सवालों का जवाब है वायरल मैसेज में। दुनिया की सबसे मजबूत और महंगी करेंसी का नाम राम है। महर्षि महेश योगी ने हॉलैंड में आज से लगभग 20 साल पहले राम नाम से करेंसी चलाई थी, जिसे डच सरकार ने मान्यता भी दी हुई है। यह मुद्रा आज भी चल रही है। आज 1 राम 10 यूरो के बराबर है। 1 यूरो फिलहाल 89 भारतीय रुपयों के बराबर है। इस तरह के दावे के मुताबिक 1 राम की कीमत लगभग 890 रुपए हुई। सच में इतनी महंगी करेंसी तो दुनिया में है ही नहीं। वायरल मैसेज के मुताबिक यह करेंसी द नीदरलैंड्स में चलती है। हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान पता लगा कि द नीदरलैंड्स की आधिकारिक करेंसी यूरो ही है। तो फिर यह नोट कहां से आया? वायरल हो रहे नोट पर एक सिग्नेचर है। ध्यान से देखने पर नोट पर बेंजामिन फेल्डमैन का नाम नजर आता है। पड़ताल करने पर पता लगा कि बेंजामिन फेल्डमैन उसी संस्था से संबंध रखते हैं जिसके बारे में वायरल मैसेज में दावा किया गया है।
द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम की संस्था की स्थापना महर्षि महेश योगी ने की थी और संस्था की वेबसाइट पर बेंजामिन फेल्डमैन के बारे में जिक्र भी है। बेंजामिन फेल्डमैन साल 2008 में इस संस्था के वित्त मंत्री थे। इसी नाते नोट पर उनके हस्ताक्षर हैं। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस संस्था की वेबसाइट पर इस नोट के बारे में पड़ताल करने पर हमें पता चला कि 26 अक्टूबर 2001 को विजयदशमी के अवसर पर द नीदरलैंड्स की सरकार ने राम मुद्रा जारी की, जिसके बाद अमेरिका की महर्षि वैदिक सिटी में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस संस्था ने साल 2002 में ये नोट बांटे थे। इसी साल इस संस्था ने द नीदरलैंड्स के कुछ भाग में भी राम मुद्रा का वितरण किया। वैदिक सिटी द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम की संस्था का हिस्सा है, जिसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने की थी। पड़ताल के दौरान हमें पुणे के सिक्कों और करेंसी का संग्रह करने वाले नरेंद्र तोले के बारे में पता लगा, जिनके पास ये नोट है। नरेंद्र तोले ने हमें राम मुद्रा के बारे में और जानकारी। ये राम का नोट महर्षि योगी साहब ने वहाँ चलाया है। उनका आश्रम है वहाँ पर बहुत बड़ा, उसमें भी चलता है ये नोट। नोट के ऊपर लिखा है ना विश्व हिंदू राष्ट्र विश्व शांति राष्ट्र लिखा है, विश्व शांति राष्ट्र। और ये राम राज्य मुद्रा ऐसे भी लिखा है और बाकी भाषाओं में भी लिखा है यहाँ पर कि कितना भाषा में चलता है ये नोट। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस संस्था के मुताबिक 24 जनवरी 2002 को राम मुद्रा के लेन देन की शुरुआत हुई। द वैदिक सिटी ने सन 2002 में करीब 1 लाख की राम मुद्रा छापी थी। द नेदरलैंड्स ने वैदिक सिटी के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए राम मुद्रा को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इसे कभी भी अपने देश में लीगल टेंडर नहीं माना, यानी आधिकारिक तौर पर इसको करेंसी घोषित नहीं किया। यानी इस नोट से संस्था के अंदर किसी कूपन की तरह लेन देन तो किया जा सकता है, लेकिन संस्था के बाहर ये नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा भर है। दूसरी बात, राम मुद्रा द नीदरलैंड्स की आधिकारिक करेंसी भी नहीं है। यूपी के जौनपुर में हुई झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में हुई झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के देवास में 2 दिनों के अंदर 5 अलग अलग जगहों पर चोरी की घटनाओं से हरकत में आई पुलिस ने कई चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। यूपी की गोंडा में भिखारीपुर सकरौर बांध का कटान रोकने के लिए इलाके के लोगों ने रामायण पाठ का आयोजन किया। यूपी के आगरा में एक आदमी का वहां खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बताया गया कि प्रॉपर्टी विवाद से गुस्साए आदमी ने दूसरे पक्ष की